Hello students, today we are going to study chapter 9 friction of class 8। चलिए तो ये चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है फ्रिक्शन क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं एंड फ्रिक्शन के यूजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो बच्चों आपने देखा होगा जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल आता है हम अपनी जिस पे भी हम जा रहे होते हैं, कार, बाईसाइकिल, ट्रक, सारी चीज़ों को स्लो डाउन करते हैं बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो ऐसा क्या होता है कि ब्रेक अप्लाई करने पर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। हमें ये क्वेश्चन सोचना है। एंड आपने और क्या ऑब्ज़र्व किया होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है किसी और ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, तो वो कुछ टाइम के बाद आगे जाके स्टॉप हो जाएगा, वो हमेशा ही मूव करता नहीं रहेगा। इसे आप एक बॉल के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जहाँ पे एक बॉल है वो रोल करती हुई आगे मूव करती है, पर एक टाइम के बाद बॉल जो है स्टॉप हो जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? एंड मोर क्वेश्चंस आर कि ऐसा क्यों होता है कि अगर फ्लोर जो है वो काफ़ी स्मूथ है या वेट है तो हम उस पर क्यों नहीं चल पाते, क्यों स्लिप हो जाते हैं? इन सब का स्टूडेंट्स एक ही आंसर है, जो है फ्रिक्शन। तो आइए हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स। फ्रिक्शन एक ऐसे टाइप की फोर्स होती है जो मोशन को अपोज करती है, जो हमारी ग्रिप बना के रखती है फ्लोर पे, जिसकी हेल्प से हम उस पर चल पाते हैं। आइए हम एक्टिविटी 9.1 के थ्रू इसको समझते हैं। अगर हम टेबल पे जेंटली आराम से एक बुक को पुश करेंगे, हम देखेंगे कि थोड़े डिस्टेंस आगे जाने के बाद वो स्टॉप हो जाती है। अगर हम यही एक्टिविटी दूसरी डायरेक्शन से करेंगे तब भी यही होगा, वो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद स्टॉप हो जाएगी। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जो फोर्स उसको रोक रही है, कुछ टाइम के बाद स्टॉप कर रही है, इसी फोर्स को कहते हैं स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों तरफ जो है बुक मूव करके ये नोटिस किया है कि अगर आप बुक जो है लेफ्ट साइड से मूव करेंगे तो स्टूडेंट्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है आपकी वो अलॉन्ग राइट साइड लगेगी। एंड अगर आप फोर्स जो है राइट साइड से एक्ट करवाएंगे, मूव करवाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लेफ्ट साइड से लगेगी। मीन्स जो भी आपकी मोशन की डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लगेगी स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन फोर्स। एंड ये कहाँ पे अप्लाई होती है स्टूडेंट्स? दो सरफेस के कॉन्टैक्ट के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। किन किन फैक्टर्स का फ्रिक्शन पे अफेक्ट पड़ता है? तो स्टूडेंट्स एक्टिविटी 9.2 टाई स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक। की बच्चों ये एक ब्रिक है, एक ईंट है, इसके अराउंड हमने एक स्ट्रिंग को टाई कर दिया है एंड हम उस ब्रिक को पुल कर रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? ऐसे डिवाइस है जो फोर्स को मेजर करता है, कितनी फोर्स लग रही है। तो हमने उससे टाई कर दिया है और हमें उस पर फोर्स लगानी है और हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग को जो है नोट करना है। व्हेन ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव, जैसे जैसे जो ब्रिक है वो नीचे की तरफ जाएगी, उसकी हमें रीडिंग मूव करनी है। सो इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्रिक एंड द फ्लोर। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्या करना है आगे एक्टिविटी में? रैप करना है एक पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड ब्रिक और हमें यही सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है और रीडिंग्स लिखनी है। तो हम देखेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस में कुछ उसकी रीडिंग्स में डिफरेंसेस आएंगे। तो इस डिफरेंस का क्या रीज़न हो सकता है? ऐसे ही हम पॉलीथीन की जगह पे जूट भी उस पर रैप करके स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चेक कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट स्प्रिंग बैलेंस के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसे डिवाइस है जो फोर्स को मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाली। उसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग होता है जो स्ट्रेच होता है जब ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ मूव करता है। द स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय पॉइंटर मूविंग ऑन ग्रेजुएटेड स्केल। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से होता है स्प्रिंग बैलेंस। नाउ स्टूडेंट्स एक्टिविटी 9.3, इसमें क्या करना है? आपको एक इंक्लाइंड, एक थोड़ा सा टेढ़ा या फिर स्लैंटिंग प्लेन बनाना है जो कि स्मूथ है, स्मूथ फ्लोर पे या फिर टेबल पे। आप इसके लिए वुडन बोर्ड का सपोर्ट कर सकते हैं एंड हमें उस पर एक पॉइंट पे पेन रखना है और उस पर से मूव कराना है इंक्लाइंड प्लेन पे से, और देखना है कि वो चीज़ कहाँ तक जाएगी और कब रेस्ट पे आएगी। स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से हमें एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको बच्चों? एक पीस ऑफ क्लॉथ बिछा देना है और फिर यही एक्टिविटी दोबारा करनी है। तो आप देखेंगे कि जो पेंसिल काफ़ी आगे जा रही थी इन फर्स्ट केस, क्योंकि टेबल जो थी स्मूथ थी, अब क्लॉथ की वजह से जो है वो जल्दी ही रुक जाएगी। इन सब एक्टिविटी से हमने क्या देखा? ये जो क्लॉथ है इसकी वजह से रफनेस बढ़ गई है एंड फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी। डेट्स वाई
जो पेन या पेंसिल है वो जल्दी स्टॉप हो जाएगी। तो स्टूडेंट, जो फ्रिक्शन है कॉज्ड होता है जो भी दोनों सरफेस हैं उनकी इरेगुलरिटीज़, वो कितने रफ़ हैं, उनके बीच में कितनी इरेगुलरिटीज़ है, उसकी वजह से। जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखने में स्मूथ लगते हैं उसमें भी बच्चों छोटी छोटी माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ होती ही हैं, तभी वो एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर पाते हैं। जैसे कि एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, हमें देखने में बुक भी स्मूथ लग रही है और टेबल भी, जबकि ऐसा नहीं है। उन दोनों के सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ हैं जो एक दूसरे को इंटरलॉक कर जाती हैं एंड वो एक दूसरे के ऊपर आराम से रखी रहती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा फ्रिक्शन जो है कॉज्ड होता है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ की वजह से। It is obvious that the force of friction will increase if two surfaces pressed harder. अगर हम दो सरफेस को ज़्यादा हार्डर प्रेस करेंगे तो उनके बीच की फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ये आप कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? बाय ड्रैगिंग अ मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। एक मैट है, जब उस पर कोई बैठा हुआ नहीं है, आप उसको खींच कर देखेंगे तो वो ईजिली मूव हो जाएगी। लेकिन अगर उसी मैट पे कुछ सामान रखा हुआ है या फिर लोग बैठे हुए हैं, अब वो हैवी हो गई है और वो ज़्यादा प्रेस हो रही है फ्लोर से। सो अगर अब आप उसको मूव करने की, ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगा, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। स्टूडेंट्स, रिकॉल करिए ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब आपने लास्ट टाइम कोई हैवी बॉक्स को मूव किया है। अगर नहीं किया है तो आप करके देख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको सोचना होगा कि क्या ज़्यादा ईजियर है, ऐसे बॉक्स को मूव करना जो ऑलरेडी रुका हुआ है, रेस्ट में है, या फिर ऐसे बॉक्स को मूव करना जो कि ऑलरेडी मोशन में है। Okay, so force required to overcome friction at instant object starts moving from rest is measure of state of static friction। क्योंकि वो बॉक्स जब रुका हुआ था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन था एंड अगर हमें उसे मूव कराना है हमें उतनी ज़्यादा फोर्स देनी होगी जो उस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम कर दे। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जो भी फोर्स रिक्वायर्ड है मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, वो किसके बराबर होगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे एक बात बताई है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो टाइप की होती है, वन इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड अदर इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस पर लग रही होती है स्टैटिक, एंड इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन उस पर लग रही होती है स्टूडेंट्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, सेम मीनिंग है। सो एंड जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो यही बात आपको इस पैराग्राफ में बताई गई है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। इस वजह से जो चीज़ मोशन में है उसे मूव कराना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू समथिंग हैवियर विच इज़ इन रेस्ट। सो आज के लेक्चर में बच्चों यहीं तक रखते हैं। हमने काफ़ी चीज़ें सीखी फ्रिक्शन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।